बिलासपुर गांव में राजीव नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी मधु और दो बेटियों मोनी और सोनी के साथ रहता था। राजीव के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। कम उम्र में ही अनाथ हो चुका राजीव अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बचपन से ही अपने गांव में लकड़ियां काटने का काम किया करता था। सारे गांव में उसे राजीव लकड़हारा के नाम से जाना जाता था। सारा दिन काम करके जब वो शाम को थका हारा घर आता तो अपनी बच्चियों का खिलता हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। बाबा आ गए माँ? तभी मधु आती है और राजीव की मदद करती है लकड़ियां उतारने में। बाप रे, आज तो बड़ा वजन है इन लकड़ियों के गठरी में। हाँ, कल ही मुझे पन्नालाल सेठ ने कहा था कि उसे कुछ मोटी और बड़ी लकड़ियां चाहिए। शायद शहर भिजवानी है किसी फर्नीचर की दुकान में, और वो बोल रहा था कि इसके वो मुझे पूरे 2000 रुपए देगा। 2000? अरे वाह! तभी उसकी बड़ी बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है। बाबा ये लो पानी, आप थक गए होंगे ना? मेरी लाडो अपने बाबा का कितना ध्यान रखती है। अच्छा मधु, अब तू जल्दी जाकर मेरे लिए कड़क चाय बना कर ले आ। आज सुबह से लगातार काम करके बहुत थकान हो गई है। और हाँ, 2 कप चढ़ा देना, सेठ जी भी आते ही होंगे। जी बस यूं गई और यूं आई। कुछ देर बाद सेठ जी उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे राजीव, ले आया क्या लकड़ियां जैसे मैंने कही थी? बिल्कुल आपके मतलब की लकड़ियां लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल चोखा माल लग रहा है। और ये लकड़ियों का गट्ठर तो बहुत भारी लग रहा है। तुमने इसे कैसे उठाया? सेठ जी, बचपन से यही करते आया हूँ, अब तो इसकी आदत हो गई है। हाँ हाँ, सही कहा। अच्छा, अब तुम इसे मेरे कारखाने तक भी पहुंचा देना, भले ही उसके 200 रुपए अलग से ले लेना। जैसा आपको ठीक लगे सेठ जी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मधु उनके लिए 2 कप चाय लेकर आती है। राजीव, मुझे शहर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये लकड़ियां सप्लाई करने का। अब तो मुझे ये लकड़ियां और चाहिए होंगी। ठीक है सेठ जी, मैं ला दूंगा। और हाँ, उसे सीधा मेरे कारखाने में ही ले आना। ठीक है सेठ जी। मधु बहू, चाय बहुत अच्छी थी। अरे राजीव, अब मेरा मुंह क्या देखता है? लकड़ियां उठा और चल मेरे साथ। जी जी, चलिए सेठ जी। चाय पीने के बाद राजीव लकड़ियां उठाकर सेठ जी के साथ चला जाता है और उनके कारखाने में रख देता है। ये ले राजीव, ये 2000 रुपए तेरी दिहाड़ी और ये 200 रुपए तेरी लकड़ियां कारखाने तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। राजीव खुशी खुशी घर चला जाता है और वो पैसे मधु को दे देता है। मधु, कल ही जाकर बच्चों के स्कूल की फीस भराना। बच्चों की फीस तो 1000 रुपए है जी, बाकी कुछ पैसे बचेंगे, उसमें से राशन ले आऊं? हाँ हाँ, ले आना। अगले ही दिन मधु स्कूल जाकर फीस भर आती है और बचे हुए कुछ पैसों से राशन ले आती है और कुछ पैसे जमा कर लेती है। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना हम लोगों पर। माँ, अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। बच्चों, पैसों की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब हम पर और ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगले दिन राजीव खुशी खुशी लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। आज इस बड़े से पेड़ के 3 बड़े बड़े टुकड़े काटता हूँ, इसके कम से कम 6000 तो मिल ही जाएंगे। राजीव सुबह से लेकर शाम होने तक उस पेड़ को काटता रहता है और फिर उसका गट्ठर बनाकर सेठ जी के कारखाने तक पहुंचा आता है। सेठ जी उसको 6000 रुपए और साथ में 500 रुपए इतनी सारी लकड़ियां कारखाने तक पहुंचाने के लिए देते हैं। इतने सारे पैसे पाकर राजीव और मधु बहुत ही खुश थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। राजीव मोटी मोटी लकड़ियां काटकर सेठ जी को देता और सेठ जी भी उसे अच्छा खासा मेहनताना देते। फिर एक सुबह जब राजीव नींद से जागता है तो उसका शरीर सुन्न पड़ा हुआ होता है और वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। मधु गांव वालों की मदद से उसे अस्पताल लेकर जाती है। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, ऊपर वाले पर भरोसा रख। लकवा मार जाने के कारण इनके शरीर के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है और जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक ये खुद से बेड पर से हिल भी नहीं पाएंगे। ऑपरेशन? तो फिर जल्दी कीजिए ना साहब। इसके लिए पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 5 लाख? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पति ही हमारे घर में इकलौते कमाने वाले थे। अगर भर सकती हैं तो ठीक, नहीं तो इन्हें घर ले जाइए। बहुत सोच विचार करने के बाद मधु राजीव को घर ले आती है। अब क्या होगा मधु?
मैं तो इस बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। अब घर खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, अब जब तक कोई नया रास्ता नहीं निकल जाता हमें उन्हीं बचे हुए पैसों से घर खर्च चलाना होगा। और पैसे बचाने के लिए हमें कम से कम और सस्ते से सस्ता सामान ही खरीदना होगा। मोनी सोनी, तुम दोनों अपने बाबा का ध्यान रखना, मैं बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। अच्छा माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद मधु बाजार जाकर सब्जियों के दाम पूछने लगी। भिंडी कैसे दीजिए? 40 रुपए किलो। हे राम, इतनी महंगी। ऐसे ही वो कुछ देर तक सब्जियों के दाम पूछकर आगे बढ़ती रही। तभी उसे बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है जहाँ एक बूढ़ी औरत बैंगन बेच रही होती है। मधु उसके पास जाती है। बैंगन ले लो, सबसे सस्ते सबसे अच्छे, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ बेटी, ये मेरी खेत के बैंगन है, सबसे सस्ते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा ठीक है, 1 किलो कर दो माँ जी। मधु वो बैंगन लेकर घर आती है। तभी उसकी बेटी मोनी उससे पूछती है, माँ तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हो बच्चों, आज तुम सबको बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाकर खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे और रायता भी मिल जाता। हाँ, और मीठे में गाजर का हलवा। अपनी चटोरी जीभ को लगाम लगाना सीखो और अब जो भी मिलेगा उसी में खाना सीखो। अभी मधु ये कही रही होती है कि उसी वक्त वहां एक थाली में बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी, पराठे, रायता और गाजर का हलवा प्रकट हो जाता है। ये देख सभी हैरान होते हैं। अरे अचानक ये थाली कहाँ से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम 1 मिनट चुप रहो माँ। हे भगवान, काश मेरे पास एक सुंदर सी फ्रॉक आ जाए। उसके ये कहते ही वहां एक सुंदर सी फ्रॉक प्रकट हो जाती है। माँ, ये तो आप कोई जादुई बैंगन लाई हो। जब से ये हमारे घर में आए हैं तब से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ना, मुझे भरोसा नहीं होता, ये कोई जादुई बैंगन नहीं है। मुझे तो तभी यकीन होगा जब मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। मधु के इतना कहते ही राजीव बिस्तर से उठ खड़ा होता है। मधु, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, मैं तो सचमुच ठीक हो गया। मधु ये देखकर हैरान रह गई और वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। दोनों बच्चियों ने अपने बाबा को गले लगाया। राजीव और मधु की जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत हो चुका था। इसके बाद तो वो सभी उस जादुई बैंगन से एक एक करके अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगते हैं। हे जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे दो कि जिससे मैं अपने घर खर्च अच्छे से चला सकूं और साथ ही अपने गरीब साथियों की मदद कर सकूं। उसके इतना कहते ही उसके सामने ढेर से पैसे और सोने के गहने आ गए। हे जादुई बैंगन, मुझे सभी सुख सुविधाओं के साथ एक बड़ा सा घर चाहिए और उसके सामने एक गाड़ी भी चाहिए। देखते ही देखते उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर बन जाता है, जिसमें जरूरत की हर चीज होती है और घर के बाहर गाड़ी भी आ जाती है। माँ, बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है। जब वो सभी बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर के आगे एक गाड़ी खड़ी होती है। वो सब बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं तो मोनी उनसे कहती है, अब मेरी बारी। हे जादुई बैंगन, मुझे सुंदर सी गुड़िया और ढेर सारी चॉकलेट्स चाहिए। इसके बाद वो सब चीजें उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। माँ, अब हम और क्या मांगे? बस बेटा, हमारे जरूरत की सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। हाँ, अब इस बैंगन को अलमारी में रख देती हूँ। अब हम इसे सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। उस दिन के बाद से राजीव और मधु ने गरीबों की मदद करने के इरादे से ही उस बैंगन का इस्तेमाल किया। ये जादुई बैंगन राजीव और मधु के पास इसीलिए आया क्योंकि उनका मन एकदम साफ था और वो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मान्या एक बड़े होटल में शेफ थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरह के खाने बनाने में माहिर थी। होटल वाले भी मान्या के काम को बहुत पसंद करते थे। मान्या, तुम्हारी बनाई रेसिपी हमारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रही है। तुम ऐसे ही नई नई डिश ट्राई करती रहा करो। बाकी ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। थैंक यू सर, आज सैलरी मिली है, क्यों ना माँ के लिए एक नई शॉल खरीद लूं।
ठंड का मौसम भी आने वाला है और राहुल भी बहुत समय से नया बैट खरीदने के लिए कह रहा था। उसका जन्मदिन भी आने वाला है। उसके लिए एक बैट खरीद लेती हूँ। मान्या अपनी माँ के लिए शॉल और अपने छोटे भाई के लिए एक बैट खरीद कर घर पहुंचती है। अरे वाह दीदी, नया बैट! आज मैं इसी बैट से क्रिकेट खेलूंगा। मान्या बेटा, तुझे सैलरी मिलती है, तू हमारे लिए इतना कुछ ले आती है, अपने लिए भी कभी कुछ खरीद लिया कर बेटा। माँ, आप दोनों के लिए खरीद लेती हूँ तो समझो मुझे उसी में दुनिया की खुशी मिल जाती है। मान्या सबके बारे में कितना सोचती है। हे भगवान, मेरी बच्ची को सदैव सफलता मिलती रहे। आपका आशीर्वाद मेरी बच्ची पर सदैव बना रहे। मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत दुख देखे हैं। अपने पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली। मान्या इसी तरह से मेहनत से होटल में काम कर रही थी। मोनिका नाम की एक लड़की भी उसी होटल में वेटर की नौकरी करती थी। वो भी मान्या के बनाए खाने की बहुत तारीफ करती थी। मान्या यार, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की पाव भाजी नहीं खाई। अरे तो कल छुट्टी है, कल मैं तेरे लिए स्पेशल पाव भाजी बनाऊंगी, तू कल घर आ जा। चल पक्का, कल शाम की पार्टी तेरे घर। अच्छा तुझे पता है, होटल में पूर्वी नाम की एक नई लड़की आई है। इससे पहले वो विदेश के किसी बड़े होटल में शेफ की नौकरी करती थी। बड़ी मॉडर्न टाइप की है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर शेफ की नौकरी के लिए आते हैं। आने दो, कोई बात नहीं, वो भी हमारी तरह ही काम के लिए आई होगी। वो तो बात ठीक है, पर मैनेजर साहब भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। विदेश के होटल में पहले काम किया हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा ही इतराकर बात कर रही है। मोनिका अभी मान्या से बात कर ही रही थी, तभी होटल का मालिक एक लड़की को लेकर आता है। मान्या, ये पूर्वी है। आज से ये तुम्हारे साथ ही शेफ का काम करेगी। पूर्वी, तुम एक बार होटल की रसोई देख लो, कोई कमी लगे तो बता देना। और मैं जानता हूं तुमने तो पहले ही इतने बड़े होटल में शेफ की नौकरी की हुई है, तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि कस्टमर्स किस तरह का खाना पसंद करते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, अब मैं आपके होटल में आ गई हूँ ना, अब देखना आपके होटल में कस्टमर्स की भीड़ लगी रही। पूर्वी मान्या के साथ काम पर लग जाती है, पर पूर्वी बहुत ही चालाक लड़की थी। सारा काम मान्या करती थी, पर जैसे ही मैनेजर सामने पड़ता, पूर्वी झट से काम का दिखावा करने लगती। पूर्वी काम को लेकर अक्सर लापरवाही दिखाती थी। ऐसे ही एक दिन, पूर्वी, ये ऑर्डर रेडी करना है और ध्यान रहे ये खाना बिना मिर्ची का बनाना है। एक सेकंड, मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, बाकी तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। अरे मान्या, जरा ये 2 ऑर्डर रेडी करने हैं, मिर्ची ज्यादा रखना, मैं जरा एक कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। खाने में मिर्च होने से और वो भी ज्यादा मिर्च खाकर कस्टमर्स गुस्से में आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मोनिका? मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऑर्डर में मिर्ची नहीं डालनी है। सर, मैंने तो पूर्वी को बोल दिया था, पर उसने ऐसी गलती क्यों की मुझे नहीं पता। सर, आपको पता है, मेरे एक विदेशी फ्रेंड हमारे होटल में मेहमान बनकर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी। मैंने मान्या को बोल दिया था इस खाने में मिर्च नहीं डालनी है, फिर उसने मेरी बात को अनसुना कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। मान्या, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, जहाँ झूठ पर विश्वास किया जाता हो वहाँ मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहती, थैंक यू। मान्या उदास मन से घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, जहाँ इज्जत ना हो ऐसी जगह पर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते आंटी जी, मान्या कैसी? अरे मोनिका, तू आज जॉब पर नहीं गई? तुझे पता है, मेरा भी उस होटल में तेरे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। मोनिका, तूने मेरी खातिर जॉब छोड़ दी? पर मोनिका, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो जॉब करते करते मैं तंग आ गई थी, अब कुछ दिन का ब्रेक लेकर फिर कोई काम ढूंढूंगी। चल, आज फिर मैं तुझे अपने हाथ की पाव भाजी खिलाती हूँ, उस दिन भी तू आ नहीं पाई थी। मैंने एक नया काला मसाला बनाया है, आज पाव भाजी में वही डालूंगी। इसका मतलब आज तो मुझे काली पाव भाजी खिलाने वाली है? हाँ, यही समझ ले, काले मसाले की बनी काली पाव भाजी। मान्या, काली पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मान्या, तू सचमुच बेस्ट शेफ है। इस पाव भाजी को खाकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू काली पाव भाजी का ठेला शुरू कर दे? क्यों ना दोनों मिलकर शुरू करते हैं, आधे पैसे मैं लगाऊंगी, बाकी के आधे पैसे तू लगा ले, दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। क्यों आंटी जी, सही कह रही हो ना? आइडिया तो अच्छा है। मान्या, तुम बताओ बेटा। माँ, अगर आप दोनों को ये सही लग रहा है तो ठीक है। मोनिका, हम दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला शुरू करते हैं। मान्या और मोनिका दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला लगा लेते हैं। मान्या के हाथों की बनी काली पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी,
धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है और मान्या और मोनिका की काली पाव भाजी सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है। मान्या, तेरे हाथों में जादू है। आज देख हमारे ठेले पर कितनी दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने के लिए आने लगे हैं। ये देख हमारे ठेले की काली पाव भाजी के सोशल मीडिया पर कितने वीडियोस बने हैं। मोनिका, ये सब तेरे कारण ही संभव हो पाया है। तू अगर मुझे हिम्मत ना देती तो मैं तो बिल्कुल निराश हो गई थी। मान्या, ये तेरा हुनर है जो तुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा सुन, मैंने वो तुझे बताया था ना, होटल खोलने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। आज ही देखने चलते हैं। मान्या के खाना बनाने का हुनर और मोनिका की दोस्ती दोनों जब आपस में मिल गए तो उन दोनों ने अपने काम में सफलता हासिल की और कुछ समय बाद उन्होंने अच्छे पैसे कमाकर एक बड़ा होटल खोल लिया जिसमें सबसे स्पेशल डिश थी काली पाव भाजी।